इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की ज्योग्राफी की बुक का पहला अध्याय और उसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक संसाधन नियोजन। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि सभी अपने स्थान पर अपना और अपने परिवार अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था एजेंडा 21 और रियो ब्राज़ील में जो ये हुआ था सम्मेलन, उसके विषय में पढ़ा था। उससे पहले हमने और भी आपको बताया था किस प्रकार से संसाधनों का विकास वगैरह ये सब होता है। चलिए चलते हैं आपके इस टॉपिक पर, जो है हमारा कौन सा, संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन का मतलब क्या है, उसको विवेकपूर्ण अच्छी तरह से क्या है, एक ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से क्या उसको प्रयोग करना है संसाधनों का, हम उसको कहते हैं संसाधन नियोजन। अब भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है। अब संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी कहीं पर तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ही कम है। अब वो हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर बहुत कम है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। एक प्रकार का तो बहुत है, दूसरे प्रकार का बहुत कम है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की क्या है, अत्यधिक कमी है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर खनिज और कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, खनिज कोयला इन प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी देखिए अरुणाचल प्रदेश का समय हम जान लेते हैं। वहाँ पर क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत है, ठीक, क्योंकि उधर से अरुणाचल प्रदेश के वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है, वो निकल के आती है। लोहांग, ये लोहित, ये कुछ नदी हैं उधर से, वो निकल के आती हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में देखिए पवन और सौर ऊर्जा बहुत है, ठीक है, लेकिन जल संसाधन कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल है, तो अन्य भागों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन सा है, लद्दाख में, ठीक है ना। बाकी मरुस्थल, जो गर्म मरुस्थल है, वो हमारे कहाँ, राजस्थान में है, ठीक। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का भी धनी है, परंतु यहाँ जल, कहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की, यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की क्या है, कमी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कहीं पर बहुत अधिक खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, तो कहीं पर क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। मतलब ये है कि जहाँ पर प्रचुर मात्रा में है वहाँ उसको यूज़ किया जाए, और उसके अलावा जहाँ नहीं है वहाँ उसको क्या है, पहुँचाया जाए, ठीक। तो ये है संसाधन नियोजन, और अच्छी तरह से उसका प्रयोग किया जाए, अधिक मात्रा में जितना चाहिए केवल उतना ही, यानी विवेकपूर्ण उसका प्रयोग करना है। तो अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं भारत में संसाधन नियोजन। तो किस प्रकार से संसाधन नियोजन भारत में किया जाता है, देखिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए देखिए हम पहला पार्ट क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बना ली जाए। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। मतलब ये है, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में क्या है, उन जगहों की तालिका बना ली जाए जहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वेक्षण किया जाए, मानचित्र बनाया जाए, ठीक है। उनकी गुणवत्ता और मात्रा तक कितनी मात्रा है उस पर क्या है, एक विचार करके एक पूरी तरह से डाटा, एक खाका तैयार कर लेना पड़ता है, ठीक है। पहली तो प्रक्रिया ये होगी। दूसरे में क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। क्या करना है, योजनाएं लागू करना, जिसके लिए क्या है, प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा। भाई हमने खोज लिया कि यहाँ पर संसाधन है, अब हमें संसाधन विकास योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी, ठीक है। तीसरे में क्या है, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है, यानी एक समन्वय स्थापित करना है। एक योजना हमने तैयार कर ली, वहाँ से भाई वहाँ संसाधन है और वहाँ संसाधन का हमको वहाँ से प्रयोग करना है, अब उसको आगे कैसे पहुँचाना है, वो राष्ट्रीय विकास योजनाएं बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्वाधीनता के बाद में संसाधन नियोजन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही काम स्टार्ट किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें 1951 टू
से हम स्टार्ट कर लेते हैं और 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना। तो पहली तो ऑलरेडी कृषि के लिए ही थी, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए ही थी। बाकी दूसरी तीसरी इनमें हम चलते तो वहाँ उद्योग के विषय में बात आ जाती है, ठीक है। तो जब से ही इस पर क्या विचार किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है, क्या करना है उसमें, राष्ट्रीय विकास योजना है और इनमें संसाधनों का अच्छी तरह से नियोजन करना है। किस क्षेत्र के विकास के संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहां संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े प्रदेशों में उनकी गिनती होती है। इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पर संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। देखिए ये बड़ी ही विडम्बना है कि जहाँ संसाधन बहुत हैं वहाँ पर उनका विकास नहीं हुआ उस प्रदेशों का। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे योजनाएं, ऐसी प्रौद्योगिकी वहाँ पर क्या कमी, जिनकी वजह से संसाधनों का प्रयोग सही से नहीं हो पाया है। और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है संसाधन कम है और वहाँ आर्थिक रूप से बहुत विकसित है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्रौद्योगिकी को विकास और विकास योजनाओं को क्या अच्छी तरह से प्रयोग में लाया गया है, ठीक। यही सारी कहानी है। अब इसके बाद में उपनिवेश के हम देखते हैं, उपनिवेशन के इतिहास जो है हमें बताता है, उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे थे। देखिए जो उपनिवेश वाले जो लोग थे, जो बाहर से लोग आकर यहाँ रुके थे, उपनिवेश उन्होंने बनाए थे, उन्होंने उन्हीं पर मुख्य फोकस किया जहाँ पर संसाधन थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो संसाधन लेकर के अपने देशों को भेज देते थे, ठीक है। उपनिवेश करे देशों में ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे, और उनके पास में था प्रौद्योगिकी, क्या था उनके पास में, प्रौद्योगिकी थे, और उनसे संसाधनों का उन्होंने प्रयोग किया, शोषण किया और अपना आधिपत्य उन पर जमा लिया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उन पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, ठीक। अगर संसाधन है हमारे पास में, ठीक है, और वो ऐसे ही हैं, उन पर हम प्रौद्योगिकी प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार रहेंगे, ठीक है। और हम उनको प्रौद्योगिकी के द्वारा उन्हें बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अतः संसाधन सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी क्या है, योगदान रहा है। मतलब प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव ये जरूरी हैं, क्या है, संसाधनों की उपलब्धता पर। देखिए उपलब्धता से ही काम नहीं चलने वाला है, उपलब्धता तो है, अगर हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं प्रौद्योगिकी का, है ना, तो क्या वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं बनेंगे। अब हम संसाधन का संरक्षण कैसे करें। किसी प्रकार की समस्या के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमारे ऐसे संसाधन है, हम देखिए कोयले को ही बात कर लेते हैं, ये हमारा चलो एक संसाधन हो गया, ठीक है। इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, बहुत सी ट्रेनें देखिए पहले से शुरुआत जब हुई थी कोयले से ही चला करती थी, ठीक है, तो उसका प्रयोग किया गया। परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अगर हम उनको एक अच्छे तरह से विवेकपूर्ण यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है पर्यावरण के लिए। अन्यथा क्या हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और इस समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। भाई संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि भूतकाल से संसाधनों बहुत संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। देखिए बहुत लोग होते हैं जो इन पर, इस विषय पर बहुत ही अपना ध्यान ग्रहण करके रहते हैं, ठीक। तो इसमें दिया गया है, जैसे नाम आया गांधी जी का, ठीक है। गांधी जी ने संसाधन जब अपनी चिंता के विषय में कुछ शब्दों में व्यक्त किया था, क्या किया था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। ये गांधी जी के विचार थे संसाधनों के लिए। यानी क्या है, आवश्यकता के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लालच से इंसान कुछ करेगा तो नहीं है। मतलब पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर हम उनको उसका भंडारण करें
ठीक है, तो उसके लिए नहीं है, यानी पेट भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची, स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी और शोषणात्मक प्रवृत्तियाँ जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के क्या थे, पक्षधर थे। ठीक, क्या है भाई, आधुनिक प्रौद्योगिकी जो उसको शोषणात्मक प्रवृत्ति जो है वो क्या है, उसके वो क्या थे, विरुद्ध थे। वे अत्यधिक उत्पादन नहीं चाहते थे, इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन होना चाहिए, जिससे हर लोग के विषय में, हर व्यक्ति के विषय में जो है कुछ ना कुछ उनके पास में मान लीजिए रोज़गार ही मिल जाए। तो इस प्रकार से उनके विषय में थे। तो यहाँ पर दिया गया देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत जो शुरू हुई थी वो 1968 में क्लब ऑफ रोम में हुई थी कि संसाधनों को किस प्रकार संरक्षण किया जाए। अच्छा, 1974 में फिर क्या, सुमेसर थे, सुमेसर ने अपनी किताब निकाली थी, क्या था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और गांधी दर्शन के विषय में ये उन्होंने बताया था कि गांधी जी ने क्या कहा था। 1987 में वुडलैंड आयोग द्वारा आया एक वैश्विक स्तर पर क्या हुआ था, संसाधन संरक्षण के विषय में बात की गई थी। कब, 1987 में वुडलैंड आयोग, ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में बात की थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में अभी 17 गोल बनाए गए हैं, आप उनको नेट पर सर्च कर सकते हैं, प्रत्येक गोल में कुछ ना कुछ बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में रिपोर्ट के बाद में क्या है, हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में एक पुस्तक आई थी। इसके बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो योगदान आपने देखे, हमने पढ़ाई है उसको, ये तो जेनेरगी में हुआ था 1992 में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, ये भी इसमें ही आ जाता है, संसाधन संरक्षण के विषय में। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक ये इतना पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं भू संसाधन। ठीक, भू संसाधन देखिए किस प्रकार से हम भूमि पर रहते ही हैं भाई, इस प्रकार अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भूमि है उसका संरक्षण करना पड़ेगा। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। ये सब भूमि पर आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजना तरीके से होना चाहिए। यानी भूमि का उपयोग सावधानी तरीके से करना पड़ेगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार के भू आकृति देखते हैं हम लोग, क्या है, आकृति में पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है, ये सभी हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र क्या है, मैदान भी है। कितना, 43% भू क्षेत्र जो मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत ही अधिक सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। 30% भाग पर क्या है, पर्वत है। 43% पर क्या है, भू क्षेत्र मैदान है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये दिया गया है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% क्या है, पठारी हिस्सा है। तो 43%, उसके बाद में 30%, उसके बाद में 27% ये दिए गए हैं। तो मैदान, इतने मैदान हैं, इतने पर्वत हैं, इतने में पठार है। ठीक, इस प्रकार से है। तो अब क्या है, इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो किस में है वही खनिज, किस में है, जो पठार क्षेत्र है। और वो कौन सा है, वो अगर भारत के मानचित्र में देखते हैं तो वो जो यहाँ से नीचे वाला जो ये है, ये पठारी भाग है। ठीक है ना, और इसी में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये दिया गया है, भू आकृति के अंतर्गत एक आपको पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया था इसमें। चलिए बाकी भू उपयोग यानी भूमि का किस प्रकार से उपयोग होगा वो दिया गया है। किस प्रकार से करेंगे देखिए, वन में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि उनमें किस प्रकार से है, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग। ठीक है, ये भूमि का उपयोग हम पढ़ रहे हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। देखिए यहाँ पर मतलब ऐसी कृषि अयोग्य, कृषि नहीं हो रही है, चारागाह हो गए। ठीक है, गोचर भूमि, विविध वृक्षों और फसलों तथा उपवनों के अधीन। ठीक है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में क्या है, शामिल नहीं है। उसके बाद में क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई है। कृषि योग्य बंजर भूमि यानी थोड़ी बहुत कृषि हो सकती है, वही 5 वर्षों से नहीं हुई है, इस प्रकार के। अब प्रतिभूमि पर आते हैं। प्रतिभूमि किस प्रकार से है, वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ एक वर्ष है उससे कम समय से खेती नहीं की गई है, तो इस प्रतिभूमि में इसको कहते हैं। ये भूमि के हम उपयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जहाँ तक 5 वर्षों तक खेती नहीं हो रही थी उसके विषय में पढ़ा हमें। और दूसरी क्या है, ये है प्रतिभूमि जहाँ एक वर्ष उससे अधिक से 1 वर्ष उससे कम समय से क्या खेती नहीं हुई है। उसके बाद में क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि, यहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से अधिक खेती नहीं की गई, मतलब वही है, ये वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि। एक तो प्रतिभूमि कौन सी है, जहाँ 1 से कम। ठीक है, और ये इसके अतिरिक्त कौन सी है, 1 से लेकर के 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई है। अब बाकी रहता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र होता है शुद्ध निवल। ठीक है, जहाँ 1 वर्ष में हम एक फसल बोए या उससे अधिक फसल बोए, वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। तो ये और क्या दिया है, बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जा रहा है, तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, जहाँ हम 1 वर्ष में 1 बार से अधिक क्या है, कोई भी फसल बोया करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि भूमि का किस प्रकार से उपयोग हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब भारत में भूमि उपयोग को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा, ये सारे के सारे क्या इसमें शामिल है। किसमें भूमि उपयोग में। ठीक है, अब देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमने पहले पढ़ा है। 93% के ही भूमि क्या है, उपयोग उपलब्ध है, यानी 93% के यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 93% की बात तो आ जाती है। इसके अलावा कुछ और दिए गए हैं क्या, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ये भी रह गया है। ठीक है, तो स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि क्या है, कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के कारण चारा उपलब्ध कराने के समर्थ में हम क्या है ये पढ़ेंगे। तो और इसके क्या क्या परिणाम देखिए पढ़ेंगे भाई, चारागाह जो होते हैं उनके द्वारा क्या भूमि क्या है, बहुत ही कम उपयोग में लाई गई है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। ठीक, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। 2 या 3 वर्षों में क्या इनको 1 बार बोया जाता है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लगती है। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो पाती है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है, तो 54% भूभाग पर होती है। तो शुद्ध निवल बोए गए
खेती का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% है, वहाँ 80% भूभाग पर क्या है, खेती अच्छी तरह से होती है, शुद्ध होती है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, 10% से भी कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो हम देख पाते हैं। हमारे तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 उसमें आई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब, 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक वांछित है, यानी 33% जो भूभाग है कैसा है, वांछित है। इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। यानी वन क्षेत्र में हम वन नीति जो आई थी उसमें 33% की बात कर रहे हैं, और ये लाख लोगों के लिए बहुत ही काम की है, उनकी आजीविका के लिए, क्योंकि उनकी आजीविका इन पर क्या है, निर्भर करती है। भूपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। ये कौन सी है, बंजर भूमि है, ठीक है, जहाँ पर फसल की पैदावार नहीं हो सकती है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि के विषय में क्या है, बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये सारे आते हैं। ये गैर कृषि भूमि है, ठीक। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, ये बात बहुत ही ध्यान रखने लायक है, क्योंकि लंबे समय से भूमि का संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना हो रही है, उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा भी आ सकती है। देखिए, ये बताया गया है कि आपदाओं का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है अगर हम भूमि संरक्षण और प्रबंधन सही से नहीं करेंगे तो। हम भूमि निम्नीकरण और असंरक्षण उपाय ये भी जान लेते हैं भाई। भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की जो कमी हो रही है वो, और उसके उपाय क्या क्या है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम सभी जानते हैं कि देखिए, हमारे पूर्वज पहले से इसका उपयोग करते आए हैं और हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो भी करेंगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त कर लेते हैं। लगभग 95% भाग जो है हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। कपड़े, मकान, भोजन, ये सब चीज़ें। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। अब किस प्रकार निम्नीकरण हो रहा है, देखिए, जगह जगह बिल्डिंग बनती जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ खुलती जा रही हैं, ठीक, कृषि योग्य भूमि बनी नहीं है और भूमि बंजर होती जा रही है क्योंकि उसका उपयोग सही से नहीं हो पा रहा है, तो निम्नीकरण हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितनी, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है, कम होती चली गई है। मतलब भूमि तो ऐसे की ऐसी है, उसका प्रयोग, इससे लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। कितनी है, 28% कहाँ है, वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। यानी इन पर 28%, 56% ये इन पर क्या है, कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है। यानी उसको उर्वरा शक्ति उसमें नहीं है, वो बंजर भूमि के हिसाब से रहती है। हम स्पेशली बात करें निम्नीकृत है तो उसका उपयोग हम कृषि उत्पादों में नहीं कर सकते हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वन उन्मूलन यानी वनों को हटाना, बहुत पशुचारण करना, खनन करना, इससे भी क्या भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक। तो हमने देखा भूमि का निम्नीकरण, ये दिया गया भारत में बंजर भूमि का एक डाटा दिया गया है जो 2000 में निकाला उन्होंने, ठीक है।
जल द्वारा प्रदत्त, वन द्वारा निम्नलिखित लवणीय और वायु द्वारा ये सब दिया गया है। ठीक है, तो आपका वन द्वारा निम्नलिखित देखिए दिया गया है कितना 56% सबसे ज़्यादा है, 28% है, फिर आपका 10 है, फिर 6%, इस प्रकार से दिया गया है। तो खनन के उपरांत देखिए क्या होता है, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कौन कौन से हैं? खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन रहा है। ठीक है, तो इनमें वनों की कटाई को लेकर बहुत बड़ा वो है, और इधर क्या है, खनन को ऐसे ही छोड़ देना खुले में, तो उससे क्या है, पौधे भी नहीं उग पाते हैं, भूमि ऐसे ही पड़ी रहती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण हो रहा है, तो ये उदाहरण है आपके, और आप इनको लिख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण हो रहा है, तो वहाँ से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, अधिक सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा जैसे कहते हैं, और सैल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होना, ये भी क्या है दिए गए हैं इसमें। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया क्या अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, तो हुआ क्या, इन चूना पत्थर को पीसना, और इससे क्या है जब हम बर्तन बनाते हैं तो उसमें क्या है, तो इसमें क्या होता है भाई, ये जो ये धूल में बन करके बारीक कणों में बढ़ करके और ये वायुमंडल में चले जाते हैं, और वो दोबारा से मृदा पर जमती है, तो मृदा में जल सोखने की शक्ति क्या है खत्म हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल विकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके, तो भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं, और उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, वनारोपण, चरागाहों का उचित प्रबंधन, इसमें कुछ हद तक क्या है शामिल है, यानी आप जितने हो उतने ही क्या है वन रोपण कीजिए, पेड़ लगाएं। चरागाहों का उचित प्रबंधन होना चाहिए, अधिक से अधिक जो भूमि व चरागाह अगर हैं तो उनको क्या है नष्ट ना करें। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट जिसे कहते हैं, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो हम मतलब स्पेशली बात क्या जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पेड़ लगाना, ये निम्नीकरण को रोक सकता है। वन भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो उचित प्रबंधन करना है, खनन नियंत्रण को करना है, औद्योगिक जल को परिष्करण करके तब विसर्जित करना है। इस प्रकार से क्या है हम भूमि प्रदूषण को बचा सकते हैं और भूमि निम्नीकरण को भी रोक सकते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जो पढ़ा है भूमि के विषय में पढ़ा है, निम्नीकरण है और संसाधनों के विषय में पढ़ा है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। जब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू, गुड बाय।